नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक शर्मा, योग प्राकृतिक चिकित्सक। हम एक सीरीज़ ला रहे हैं जो योगा प्रोफेशनल और जो डीएनपी आयुर्वेद नर्सिंग की जो वैकेंसियाँ निकली हुई है या जो अदर एग्ज़ाम है जिनके अंदर इनका सिलेबस रहता है, उनके लिए हम एमसीक्यू की एक सीरीज़ ला रहे हैं। तो आज उसकी पहली सीरीज़ में हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चनों के बारे में। जो पहला क्वेश्चन है, फादर ऑफ वाटर थेरेपी किसको कहा गया है? फादर ऑफ वाटर थेरेपी किसको कहा गया है, ऐसा इसमें पूछा गया है। फादर ऑफ वाटर थेरेपी, तो फादर ऑफ वाटर थेरेपी जो विंसेज प्रिंसेज है, विंसेज प्रिंसेज को फादर ऑफ वाटर थेरेपी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा विंसेज प्रिंसेज, सी जो आंसर है इसका सही आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। माई वाटर क्योर पुस्तक किसने लिखी? जो बहुत ही फेमस पुस्तक है माई वाटर क्योर पुस्तक, ये सेबेस्टियस नीप ने लिखी थी। जो 2 नंबर आंसर है बी इसके अंदर सही होगा, बी इसके अंदर सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रिटर्न्स टू नेचर पुस्तक किसने लिखी? बहुत ही फेमस पुस्तक है, जो नेचुरोपैथी की बहुत ही फेमस पुस्तक है। उसकी बात करते हैं। रिटर्न्स टू नेचर, एडोल्फ जस्ट, सबको पता होगा। एडोल्फ जस्ट जो फेमस राइटर है, उन्होंने लिखी थी रिटर्न्स टू नेचर पुस्तक। अब 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। द न्यू साइंस ऑफ हीलिंग पुस्तक किसने लिखी? जो न्यू साइंस ऑफ हीलिंग पुस्तक है, ये लुइस कुने की पुस्तक है। ये सब जो पुस्तक है ये फेमस पुस्तक है और सीधे सीधे क्वेश्चन ये एग्जामों में पूछे जाते हैं। नेचुरोपैथी से रिलेटेड जो भी एग्जाम होती है उनके अंदर द न्यू साइंस ऑफ हीलिंग पुस्तक किसने लिखी? द लुइस कुने ने ये पुस्तक लिखी थी, बहुत ही फेमस पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, निम्न में से किसने नेचर क्योर को साइंटिफिक बेस देने का प्रयास किया या साइंटिफिक तरीके से समझाने की कोशिश की थी? इसमें से उसके बाद किस साइंटिस्ट ने की थी? तो जो डॉक्टर हेनरी लिंडनहार है, इन्होंने जो नेचर क्योर है, नेचुरोथेरेपी है, नेचुरोथेरेपी को जो साइंटिफिक तरीके से बताने की कोशिश करी थी या साइंटिफिक तरीके से इन्होंने बताया था। इलेक्ट्रिक लाइट बाथ किस नेचुरोपैथ से संबंधित है? मतलब किस साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया है? इलेक्ट्रिक लाइट बाथ के बारे में किस साइंटिस्ट ने बताया है? तो इलेक्ट्रिक लाइट बाथ के बारे में जो जॉन्स हेनरी केलॉज, जे एच केलॉज जो है, उन्होंने इसके बारे में बताया है। इलेक्ट्रिक लाइट बाथ उन्होंने बताया। इन्होंने जल चिकित्सा के ऊपर भी पुस्तक लिखी है, जे एच केलॉज की फेमस पुस्तक है जल चिकित्सा की। निम्न में से हिप बाथ से संबंधित है, हिप बाथ के बारे में किसने बताया है? ये पूछा गया है। हिप बाथ से कौन संबंधित है? लुइस कुने, जो लुइस कुने है, इन्होंने हिप बाथ के बारे में बताया। नेचर क्योर, फिलोसॉफी ऑफ नेचुरल थेरापेटिक्स किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? जो नेचर क्योर, फिलोसॉफी ऑफ नेचुरल थेरापेटिक्स किससे संबंधित है? ये पूछा गया है। इसके अंदर साइंटिस्टों के नाम दिए गए हैं। तो हेनरी लिंडनहार वो से ये संबंधित है, इनका उन्होंने बताया था। ये पुस्तक थी रिटर्न टू नेचर। और सनबाथ कॉन्सेप्ट किसने पॉपुलर किया? ये पूछा। रिटर्न टू एडोल्फ जस्ट की पुस्तक थी रिटर्न टू नेचर ये, लेकिन इसको पॉपुलर किसने किया ये पूछा गया है। तो एनरोल्ड रेकली है, इन्होंने इसको पॉपुलर किया था। एडोल्फ जस्ट ने लिखी थी, लेकिन एनरोल्ड रेकली ने इस पुस्तक को पॉपुलर किया था और अच्छे से इसको लोगों को बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इम्पेयर्ड हेल्थ पुस्तक किसने लिखी? इम्पेयर्ड हेल्थ पुस्तक बहुत फेमस पुस्तक है। इम्पेयर्ड हेल्थ पुस्तक जॉन्स टेल्डन की ये पुस्तक है, जो इम्पेयर्ड हेल्थ पुस्तक है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिजिकल कल्चर किसने लिखी? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिजिकल कल्चर ये किसने लिखी? जो मैकफेडन है, इनकी पुस्तक है, मैकफेडन की पुस्तक है ये। भारत में नेचुरोपैथी के डेवलपमेंट में किसका बड़ा योगदान है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये।
तो आप सबको पता होना चाहिए महात्मा गांधी जी, जिनको भारत के प्रथम प्राकृतिक चिकित्सक भी कहा जाता है। तो ए इसमें सही आंसर होगा। डाइट रिफॉर्म पुस्तक किसने लगी? ये भी महात्मा गांधी जी की फेमस पुस्तक है। आगे हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सही मैच है, मतलब सही जो बताया गया वो कौन सा है, ये पूछा गया है इसके अंदर। जो पुणे वाटर क्योर, नीप माई वाटर क्योर और प्रिंसेज न्यू साइंस ऑफ हीलिंग, जूस्ट एडोप्ट जूस्ट इलेक्ट्रिक बाथ। तो इसमें जो के नीप की माई वाटर क्योर, ये बिल्कुल सही है, इनकी पुस्तक है माई वाटर क्योर, इनकी पुस्तक है, ये जो जोड़ा है वो सही है। नेचुरोपैथी के अनुसार डिजीज का रूट कोज क्या है? बहुत ही, अगर नेचुरोपैथी के बारे में कोई आप जानते तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेचुरोपैथी के अनुसार डिजीज का रूट कोज क्या है? टॉक्सिन और रॉन्ग लाइफ स्टाइल, जो बी इसका है सही आंसर होगा। पल्स रेट एग्जामिनेशन में नाड़ी तेज गति से नाड़ी का होने का क्या संकेत है? ये पूछा गया है इसके अंदर कि नाड़ी का तेज गति में से होना किसका संकेत है, ये पूछा गया है। तो बुखार की उत्तेजना की अवस्था में ऐसी जो नाड़ी है वो तेज गति के अंदर हो जाए। जीभ पर सफ़ेद परत किसका संकेत है? जीभ पर सफ़ेद परत का आना पाचन विकारों का इंडिकेट करता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, पाचन विकारों को इंडिकेट करता है जीभ के ऊपर। दांतों एवं हथौड़ों में खून आना किस रोग का लक्षण है? तो बहुत ही विटामिन सी की कमी से होने वाला स्क्रवी जो रोग है वो ये होता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, 18 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मूत्र परीक्षण में स्पेसिफिक ग्रेविटी किससे संबंधित है? स्पेसिफिक ग्रेविटी घनत्व से संबंधित है, जो मूत्र का घनत्व है उसके लिए ये टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल बाथ का तापमान लगभग कितना होता है? नेचुरल बाथ का तापमान लगभग कितना होता है, ये पूछा गया है इसके अंदर। तो नेचुरल बाथ का तापमान 80 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ध्यान रखिए फ़ारेनहाइट में है ये ध्यान रखिए, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं है, ये फ़ारेनहाइट में है। तो ये 80 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट जल का तापमान होगा। और निम्न में से कौन सा सिट्स बाथ का सही उपयोग है? सिट्स बाथ कैसे दिया जाता है ये पूछा है। तो कमर तक पानी में बैठना होता है सिट्स बाथ के अंदर। निम्न में से सिट्स बाथ का सही उपयोग है कमर तक पानी में बैठना, ये सिट्स बाथ का सही उपयोग है। कोल्ड पैक का उपयोग मुख्यतः किस स्थिति में किया जाता है? ये पूछा गया है। कोल्ड पैक का उपयोग किस स्थिति में अपन मुख्य रूप से करते हैं? सूजन और बुखार की अवस्था में कोल्ड पैक का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। निम्न में से कौन सा तापमान गर्म जल श्रेणी में आता है? निम्न में से कौन सा तापमान गर्म जल की श्रेणी में आता है? तो जो सी है 100 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। ध्यान रखें, कुछ तापमान का पैमाना है वो ध्यान रखें, डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर इसमें बताया गया है। तो 100 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो गर्म जल की श्रेणी में आता है, या जो अपन चिकित्सा में उपयोग में लेते हैं वो टेम्परेचर है। हॉट फॉर्मेशन का गलत प्रभाव कौन सा है? हॉट फॉर्मेशन का गलत प्रभाव कौन सा हो सकता है? इसमें दर्द कम करना और रक्त प्रवाह को बढ़ाना, सूजन को कम करना और रक्त संकोचन, ये इसका गलत प्रभाव हो सकता है। इसका आंसर होगा जो डी आंसर है, इसका सही होगा रक्त संकोचन। निम्न में से कौन सा गलत जोड़ा है? गलत जोड़ा कौन सा है इसमें ये पूछा गया है। तो इसके अंदर 25 नंबर क्वेश्चन के अंदर सी जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें यह जो है गलत मेल है। यदि किसी रोगी को अधिक उत्तेजना हो तो कौन सा बात उसके लिए उपयुक्त रहता है? अत्यधिक उत्तेजना हो तो कौन सा बात उसके लिए उपयुक्त रहता है, ये पूछा गया है। तो इसमें नेचुरल बात उसको अपन देंगे अगर व्यक्ति अत्यधिक उत्तेजना फील कर रहा हो तो। कोल्ड कंप्रेस का मुख्य कार्य क्या है? कोल्ड कंप्रेस का मुख्य कार्य क्या है ये पूछा गया है। इसमें आंसर होगा सी, इन्फ्लामेशन, सूजन को कम करना कोल्ड कंप्रेस का मुख्य कार्य होता है। ये इसके अंदर सी आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हीटिंग कंप्रेस में कौन सा प्रिंसिपल काम करता है? हीटिंग कंप्रेस में कौन सा प्रिंसिपल काम करता है, ये पूछा गया है। तो इसमें आंसर सही होगा बी, मोस्ट हीटिंग एक्यूमुलेशन। जो बी आंसर है इसका सही आंसर होगा। कोल्ड कंप्रेस के लिए वाटर टेम्परेचर कितना होना चाहिए? कोल्ड कंप्रेस के लिए वाटर टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो सामान्यतः 18 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड कोल्ड कंप्रेस के लिए तापमान होना चाहिए। हीटिंग कंप्रेस की मिनिमम ड्यूरेशन क्या होती है? हीटिंग कंप्रेस की मिनिमम ड्यूरेशन क्या होती है? मिनिमम ड्यूरेशन 10 मिनट होती है हीटिंग कंप्रेस की, 10 मिनट। हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस का मुख्य इफेक्ट क्या होता है? ये मुख्य इफेक्ट किस पे होता है? तो इसमें पूछा गया इंटरनल ऑर्गन्स पे और इनडायरेक्ट असर होता है इसका, ये पूछा बताया गया। एनिमा का मुख्य उपयोग क्या है? तो एनिमा का मुख्य उपयोग कॉन्स्टिपेशन या आंतों को साफ करने के लिए किया जाता है। एनिमा देते समय पेशेंट की आइडियल पोजीशन कौन सी होती है? तो लेफ्ट लेटरल, ये इस पेशेंट की आइडियल पोजीशन होती है, लेफ्ट साइड में लेट के लेफ्ट लेटरल, ये पेशेंट की आइडियल पोजीशन एनिमा देते समय होती है। एनिमा में नोजल को कितनी डीप तक डालते हैं? तो बहुत अधिक, ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, क्योंकि पानी बाहर आने लगेगा। तो 3 से 4 इंच तक इसको डेप्थ एनएस के अंदर डाला जाता है। मड थेरेपी का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? मड थेरेपी का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है, ये पूछा गया है इसके अंदर। तो कूलिंग एंड, जो ठंडक देता है और एब्जॉर्ब कर लेता है, मड थेरेपी का ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कूलिंग एंड एब्जॉर्बिंग पावर इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण है। मड थेरेपी में डिजोल्विंग पावर किससे रिलेटेड है? मड थेरेपी में डिजोल्विंग पावर किससे रिलेटेड है, ये पूछा गया है। तो जो सी आंसर होगा, ये सही होगा, एब्जॉर्वेशन सही होगा इसका आंसर, सी आंसर। मड पैक सबसे अधिक कहाँ उपयोगी है या अधिक किस रोग में या किस स्थिति में, ये पूछा गया है इसके अंदर। कॉन्स्टिपेशन की स्थिति है उसके अंदर सबसे अधिक मड पैक उपयोगी है। मड बाथ की ड्यूरेशन क्या होती है? मड बाथ की ड्यूरेशन सामान्यतः मड बाथ की जो ड्यूरेशन होती है वो 30 से 60 मिनट तक इसकी ड्यूरेशन रखी जाती है। हीलियोथेरेपी में किसका उपयोग किया जाता है, या हीलियोथेरेपी क्या है, ऐसा भी पूछ सकता है, या किस थेरेपी का नाम हीलियोथेरेपी है? तो सनलाइट थेरेपी जो है उसको हीलियोथेरेपी कहा जाता है। तो इसका आंसर सही होगा बी। सन बाथ का बेस्ट टाइम कौन सा है? सन बाथ का बेस्ट टाइम पूछा गया तो अर्ली मॉर्निंग के अंदर जो होता है सन बाथ का सबसे अच्छा समय होता है। क्रोमोथेरेपी में रेड कलर का इफेक्ट क्या होता है, ये पूछा गया। तो रेड कलर का इफेक्ट जो है स्टिमुलेटिंग इफेक्ट होता है इसका, जो सी आंसर होगा वो सही होगा, स्टिमुलेटिंग आंसर इसका सही होगा। ब्लू कलर थेरेपी में किसके लिए उपयोग की जाती है? तो इन्फ्लामेशन के लिए ब्लू कलर थेरेपी उपयोग की जाती है। और फास्टिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन फास्टिंग का मुख्य उद्देश्य, जिसको लंघन थेरेपी कहते हैं आयुर्वेद में, जिसको लंघन थेरेपी भी कहते हैं हम। और जूस फास्टिंग में क्या लिया जाता है? तो जूस फास्टिंग में हम फ्रूट और वेजिटेबल के जो जूस होते हैं वो पेशेंट को देते हैं, तो उसको जूस फास्टिंग कहते हैं। कंप्लीट फास्टिंग में क्या अलाउड है? जो कंप्लीट फास्टिंग है उसमें अपन क्या ले सकते हैं, ऐसा पूछा गया। तो ओनली वाटर, कंप्लीट फास्टिंग का मतलब हो गया ओनली वाटर पे आपको फास्टिंग करनी है, ये इसका सही आंसर होगा। मड थेरेपी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? मड थेरेपी का जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? एक्सटर्नल वीकनेस। मड थेरेपी के बाद में बॉडी के अंदर हल्की वीकनेस आने लगती है, तो ये इसका सबसे कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। ये फर्स्ट पार्ट में हमने इतने क्वेश्चनों को पढ़ा। ये हमारी सीरीज है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सीरीज के अंदर। धन्यवाद। नमस्कार। आज एमसीक्यू के हम दूसरे चैप्टर में हम बात करते हैं विटामिन से जुड़े हुए कुछ और योग दिवस से जुड़े हुए कुछ मुख्य क्वेश्चनों के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है?
तो इसका सही आंसर होगा विटामिन ए का ए जो ऑप्शन है वो सही होगा। रेटिनॉल जो है वो सही होगा। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। दूसरा क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी की वजह से कौन सा रोग हो सकता है उसके लिए पूछा गया है। तो रतौंधी जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो विटामिन ए की कमी की वजह से हो सकता है। तो बी ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे हैं। विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या है? तो विटामिन ए का मुख्य कार्य है दृष्टि सुधारना। अपनी आंखों के लिए बहुत अच्छा विटामिन है ये। बी इसका आंसर सही होगा। तो 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर सही होगा बी। विटामिन 4 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विटामिन बी1 का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विटामिन बी1 का वैज्ञानिक नाम थायमिन है। थायमिन जो है वो विटामिन बी1 का वैज्ञानिक नाम है। तो 1 नंबर इसका जो ऑप्शन है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। विटामिन बी2 का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन बी2 का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। राइबोफ्लाविन विटामिन बी2 का वैज्ञानिक नाम है। विटामिन बी3 का वैज्ञानिक नाम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन बी3 का वैज्ञानिक नाम। तो विटामिन बी3 का नियासिन वैज्ञानिक नाम है। 1 नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। तो विटामिन बी का नियासिन वैज्ञानिक नाम है। 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। विटामिन बी12 का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन बी12 का वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत ही बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो 2 नंबर जो ऑप्शन है बी साइनोकोबाल्टामिन इसका सही आंसर होगा। तो विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम होगा बी12 का। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? 8 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड वैज्ञानिक विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है। तो ए ऑप्शन है इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो स्कर्वी जो रोग है वो विटामिन सी की कमी से होता है। तो इसमें बी ऑप्शन है वो सही होगा। विटामिन सी का मुख्य कार्य क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का मुख्य कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, यानी 2 नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। इसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को, इम्यून सिस्टम को बढ़ाना विटामिन सी का मुख्य कार्य है। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सिफेरॉल, बी जो ऑप्शन है वो सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन के अंदर 2 नंबर ऑप्शन है कैल्सिफेरॉल, वो सही होगा विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्सी रोग, जो 2 नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। रिकेट्सी रोग विटामिन की डी की कमी से होता है। विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन डी का मुख्य कार्य है कैल्शियम को अवशोषण करना। तो 2 नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन है। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम टोकोफेरोल वैज्ञानिक नाम है इसका। 1 नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई अपनी स्किन और कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं 17 नंबर। विटामिन K1 का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फाइलोक्विनोन विटामिन K1 का वैज्ञानिक नाम है। तो 2 नंबर जो ऑप्शन है वो इसमें सही होगा। विटामिन K2 का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन K2 का मेनोक्विनोन है। जो 2 नंबर ऑप्शन है वो इसमें सही होगा, मेनोक्विनोन विटामिन K2 का वैज्ञानिक नाम। विटामिन K3 का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन K3 का वैज्ञानिक नाम मेनाडायोन होगा। 1 नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विटामिन K का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाना। 2 नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। रक्त का थक्का जमाना विटामिन K का मुख्य कार्य है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? ए, डी, ई के विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं और बी, सी जल में घुलनशील है। तो इसमें ए ऑप्शन
1 नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा, ए इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन में हम बात करते हैं कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो सी ऑप्शन है इसमें बी विटामिन जो है वो जल में घुलनशील है, सी बी ग्रुप है वो सी 3 नंबर ऑप्शन है वो सही होगा इसमें। सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं, सनशाइन विटामिन जो सूर्य की प्रातः काल की जो ऊष्मा होती है उससे मिलता है, विटामिन सी, ऑप्शन सी इसका सही होगा। विटामिन डी इसका सही आंसर होगा। कौन सा विटामिन खून का थक्का जमाता है, ऊपर भी पूछा गया था। विटामिन के है जो खून का थक्का जमाने में काम में आता है, 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है, तो सिट्रिक फूड जो होते हैं, सिट्रिक फल जो होते हैं वो विटामिन सी का अच्छा स्रोत होते हैं, तो इसमें नींबू जो 2 नंबर ऑप्शन दिया गया है वो इसका सही आंसर होगा। विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है, तो विटामिन ए गाजर के अंदर अच्छा पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा 1 नंबर आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं विटामिन B12 किस में अधिक पाया जाता है, तो जो पशु उत्पाद हैं उनके अंदर, डेयरी प्रोडक्ट, मांस आदि के अंदर विटामिन B12 अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी किससे मिलता है, सूर्य प्रकाश से विटामिन डी अपने को मिलता है, तो 2 नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं विटामिन की कमी से शरीर में क्या होता है, विटामिन की कमी से शरीर में रोग होते हैं, विभिन्न प्रकार के रोग विटामिन की कमी से अपने शरीर में होते हैं, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। संतुलित आहार क्यों जरूरी है, तो केवल स्वाद के लिए, सभी विटामिन प्राप्त करने के लिए, या सभी संतुलित सभी आवश्यक तत्व प्राप्त करने के लिए भी हम बोल सकते हैं, तो 2 नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा इसमें। कुछ योग दिवस से जुड़े हुए क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया, तो 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार मनाया गया था, बी ऑप्शन इसमें सही होगा, 2 नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। योग दिवस का प्रस्ताव किसने रखा, तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये प्रस्ताव रखा था। पूछ सकते हैं कहाँ पे रखा, तो यूएनजीसी की नेशनल असेंबली के अंदर ये प्रस्ताव रखा गया था। योग दिवस को किस संगठन ने मान्यता दी थी, तो 3 नंबर यूनाइटेड नेशन ने इसको मान्यता दी थी। संयुक्त राष्ट्र या यूएनजीसी भी इसको अपन लिख सकते हैं, यूएनजीसी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर इसको घोषित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने योग दिवस को कब घोषित किया, तो 2014 के अंदर इसकी घोषणा की गई थी, 11 दिसंबर 2014 को योग दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। 21 जून को योग दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 2 नंबर जो ऑप्शन होगा उसमें से होगा ये सबसे लंबा दिन होता है। 2015 के योग दिवस की थीम क्या थी, तो योगा फॉर हार्मोनी एंड पीस, ये 2015 में जो योगा डे पहली बार मनाया गया था उसकी थीम थी, तो 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। 2016 के योग दिवस की थीम क्या थी, तो योगा फॉर, हम बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की, 2016 के योग दिवस की थीम क्या थी, तो इसका सही आंसर होगा 1 नंबर आंसर, कनेक्ट द यूथ, कनेक्ट द यूथ इसकी सही आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं 39 नंबर, 2017 के योग दिवस की थीम क्या थी, तो इसका सही आंसर होगा योगा फॉर हेल्थ, 1 नंबर जो आंसर है वो सही होगा, योगा फॉर हेल्थ इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो 40 नंबर क्वेश्चन है, 2018 के योग दिवस की थीम क्या थी, तो इसका सही आंसर 1 नंबर जो आंसर होगा योगा फॉर पीस, ये जो ऑप्शन है वो सही होगा, योगा फॉर पीस। अब हम बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की, 2019 योगा दिवस की थीम क्या थी, तो इसका सही आंसर होगा योगा फॉर हार्ट। 2020 के योग दिवस की थीम क्या थी, 42 नंबर जो क्वेश्चन है, योगा एट होम जो ऑनलाइन बनाया गया था। 2021 के योग दिवस की थीम क्या थी, योगा फॉर वेलनेस, योगा फॉर। 2022 के योग दिवस की थीम क्या थी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ये 2022 के योग दिवस की। 2023 के योग दिवस की थीम क्या थी, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। 2024 के योग दिवस की थीम क्या थी, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो भारत में योग दिवस को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मंत्रालय कार्य करता है, आयुष मिनिस्ट्री, योग को बढ़ावा देने के लिए
आयुष मिनिस्ट्री इसके लिए काम करती है। फिट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था? 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था। सी ऑप्शन इसका सही है। नेशनल आयुष मिशन का उद्देश्य क्या है? योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देना। जो बी ऑप्शन है ये सही होगा। योग दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? योग दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वस्थ बनाए रखना। ये कुछ क्वेश्चन अब पढ़ने पड़े।